औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ इस वेबिनार के अंदर जो हम संडे को करते हैं। तो आज जो हमारे साथ मुकर्रिर हैं या जो गेस्ट स्पीकर हैं वो डॉक्टर सादिया ज़ीशान हैं। इन्होंने पहले भी टॉपिक्स प्रेजेंट किए हैं, डायरिया इन चिल्ड्रन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, एब्डोमिनल पेन इन चिल्ड्रन। तो आज जिस को डिस्कस करेंगे वो खास तौर पे इनका अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि डायबिटीज इन चिल्ड्रन, मतलब ये कि शुगर जो बच्चों में हो जाती है उसकी वजूहात, उसको कैसे डायग्नोस किया जाता है और किस तरह उसको मैनेज किया जाता है। क्योंकि शुगर जो है एक बहुत ही लॉन्ग टर्म बीमारी होती है, ये ख़त्म नहीं होती बल्कि इसको अच्छी तरह मैनेज करना होता है। तो इसके अंदर जो है वो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिसिप्लिन इन लाइफ है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और उसके अंदर ऑब्वियसली आपको गाइडेंस आई मीन डॉक्टर्स भी देते हैं। इसके अलावा ये डॉक्टर सादिया भी अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएंगी। इनका मैं मुख्तसर सा तारुफ कराता चला जाऊँ। इन्होंने जो है वो एमबीबीएस जो था वो राउलपिंडी मेडिकल कॉलेज से किया था। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर डीएससीएच किया, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, फिर एमसीपीएस किया। और इसके अलावा वहाँ पे उन्होंने के अंदर 3 बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे काम करने का इनको मौका मिला, जिसमें होली फैमिली, अल-शिफा इंटरनेशनल और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था। इसके बाद ये सऊदी अरब चली गई, वहाँ पे उन्होंने जो है वो जो काम किया जिसके अंदर खास तौर पे किडनी डिजीज के अंदर इन्होंने वहाँ पे यूनिट में काम किया। फिर इंग्लैंड आ गई और इंग्लैंड आने के बाद इन्होंने एमआरसी भी यानी पीडियाट्रिक्स के अंदर किया। और अब ये डॉर्सेट काउंटी हॉस्पिटल जो साउथ वेस्ट में एक एरिया है इंग्लैंड का, वहाँ पे काम कर रही हैं एज ए पीडियाट्रिशियन। तो मुझे यानी बहुत खुशी है कि इन्होंने जो है वो पहले भी कुछ टॉपिक प्रेजेंट किए थे और आज भी ये इंशाअल्लाह ताला हमें बताएंगी कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए हमारे पास। तो मैं बगैर किसी फर्दर डिले के उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। डॉक्टर सादिया जीशान, थैंक यू। लिखूं? जी जी। जी। हाँ, आपकी स्लाइड्स देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी, तो आज का टॉपिक प्रेजेंटेशन है बच्चों में शुगर के बारे में। जो ज़ाहिर तो लगता है कि बड़ी रेयर बात है और ग्रेजुअली अब ये आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं है डॉक्टर सादिया। हेलो, हेलो, हेलो। मेरे ख्याल से उनके आवाज़ में कुछ थोड़ा सा इशू है, तो शायद वो दोबारा कनेक्ट कर रही हैं। ये फिर से हो गया है। जी, अब मेरी कुछ आवाज़ बेहतर हुई है? जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साफ है।
जी ठीक है, स्क्रीन हो गई शेयर आपके साथ? जी जी, स्क्रीन भी शेयर हो गई, आवाज भी साफ है। तो हम जी आज फिर बात कर रहे हैं बच्चों में डायबिटीज के बारे में। अभी मुझे ये तो आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में ये ग्रेजुअली कितना इसकी प्रेवलेंस ज्यादा हुई है, लेकिन अगर मैं अपने यूके में जैसे अगर आपसे बात करूं तो डायबिटीज मेरे यहाँ होते हुए पिछले 5 साल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ जो हमारा एरिया जिसको डॉर्सेट कहते हैं, उस एरिया में ही जो डायबिटीज है वो ग्रेजुअली इस तरह से बढ़ा है कि पहले हमारे पास एक डायबिटिक क्लिनिक किया जाता था हफ्ते में, तो भी पेशेंट मैनेजेबल थे। अब हम एवरी वीक में 2 क्लिनिक्स करने के बावजूद जो हमारे पेशेंट का नंबर है वो इतना ज्यादा है कि हमें डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती जा रही है मजीद से मजीद तर। और पहले जो हमारी यहाँ की काउंटिंग थी उसमें डॉर्सेट में एवरी 100 में से 4 बच्चे थे डायबिटिक, और अभी बच्चे अभी जो है 100 में से 4 बच्चे हैं, जबकि पहले 1000 में से 20 बच्चे हुआ करते थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये ग्रेजुअली बहुत ज्यादा, इसकी रीजन हमें नहीं पता कि क्या है डायबिटीज की, लेकिन इसके बावजूद इसकी प्रेवलेंस डे बाय डे बढ़ती जा रही है। बच्चों में डायबिटीज अडल्ट डायबिटीज से थोड़ी सी डिफरेंस है। दोनों में बेसिकली ब्लड शुगर ही ज्यादा होती है, लेकिन बच्चों में डायबिटीज जो है उसको हम कहेंगे कि वो डिफरेंस इस तरह है कि बच्चों में बेसिकली इंसुलिन की कमी जो है वो बहुत शदीद होती है। आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा डायबिटीज एडल्ट्स में बहुत कॉमन है, और एडल्ट्स में वो लोग गोलियां भी खाते हैं डायबिटीज के लिए, इंसुलिन बहुत लेट स्टेज पे जरूरत पड़ती है, जबकि बच्चों में कोई भी टैबलेट इंसुलिन के लिए नहीं, शुगर के लिए नहीं है, क्योंकि उनमें इंसुलिन की एक्चुअल कमी है और उनको शुरू से डायग्नोसिस के साथ ही इंसुलिन लगानी पड़ती है, क्योंकि बेसिकली इंसुलिन के ना होने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अब बेसिकली इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हमारे जिस्म में एक नॉर्मल हार्मोन है, जो कि हमारे जिस्म का एक ऑर्गन है जिसको पैंक्रियास कहते हैं, वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन और जो शुगर है, ब्लड ग्लूकोज जो है, वो दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम करते हैं। हमारी बॉडी ऐसे ट्यून्ड है कि जब भी हमारी बॉडी की जो ग्लूकोज लेवल है वो ज्यादा होता है, इंसुलिन जो है वो पैंक्रियास से प्रोड्यूस होना बढ़ जाती है। हमारी पैंक्रियास को एक सिग्नल जाता है और इंसुलिन की जो पैदावार है वो बढ़ जाती है, और उस हिसाब से शुगर कंट्रोल रहती है। इसलिए नॉर्मली हेल्दी लोग जो है उनमें अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ती है तो वो ऑटोमेटिकली जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और उसको कंट्रोल कर लेगा। जबकि जो डायबिटिक है, ये है जो ऑर्गन पैंक्रियाज, उसमें डैमेज होता है, कोई ना कोई इंटरनल डैमेज होता है जो कि सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं उनको, उसकी वजह से वो इंसुलिन उस तरह से नहीं बना सकते जैसे कि एक हेल्दी इंसान बनाता है। तो बेसिकली बॉडी जो है वो आपकी, जब आप कार्बोहाइड्रेट स्पेशली जिनमें ग्लूकोज ज्यादा होती है वो इस्तेमाल करती है और उसको ब्रेक डाउन करती है और ग्लूकोज मिलाती है, तो जब आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा आता है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं होती। जब इंसुलिन नहीं है तो वो जो ग्लूकोज है वो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते आपका शुगर लेवल इतना बढ़ा देगी कि वो आपके जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करने लगेगी। तो ये एक छोटी सी मैंने पिक्चर से सोचा कि शायद बेहतर समझ आ जाए कि जब ग्लूकोज आपके जिस्म में आता है तो जो पैंक्रियाज है वो स्टिमुलेट कर रहा है और इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे तो जो ग्लूकोज है वो बढ़ती चली जाएगी। जो ग्लूकोज है वो नॉर्मली हमारी बॉडी में लिवर के अंदर स्टोर होती है और यूज जो है वो हमारी बॉडी के मसल्स करते हैं। लेकिन अगर हम ग्लूकोज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाए और वो बढ़ती चली जाएगी तो फिर वो बॉडी को डैमेज करती चली जाएगी। ये फूड का सारा लिंक है कि कैसे फूड एंटर होता है और कैसे पैंक्रियाज से इंसुलिन, ग्लूकोज बढ़ने से पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है और फिर उसमें से जो इस्तेमाल हो जाती है शुगर का जो है ग्लूकोज बाकी हमारे लिवर में स्टोर हो जाती है। डायबिटीज की वजह बेसिकली अभी भी हम क्लियरली नहीं जानते कि क्या वजह है इसका। बच्चों में स्पेशली डायबिटीज का आपकी डाइट या लाइफस्टाइल से कोई खास ताल्लुक नहीं है।
कुछ रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून प्रोसेस। उसमें बेसिकली कोई भी इंफेक्शन जो है वो बॉडी के अपने ऊपर, जब बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, जब भी कोई इन्फेक्शन आता है तो बॉडी जब उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जैसे फाइट करती है, इस तरह अपने सेल्फ डिफेंस के जो है वो खत्म हो जाता है और बॉडी अपने आप को के सेल्स को नुकसान देना शुरू करती है। इस तरह का एक प्रोसेस भी कहा जाता है कि वो पेंक्रियास को डैमेज करता है। कुछ जेनेटिक भी कहा जाता है कि फैमिलीज में है, जैसे एक बहन भाई को है तो दूसरे को भी होगी। वायरल इन्फेक्शंस हैं, डाइट है, लेकिन डाइट का बच्चों में कोई खास रीजन नहीं नजर आता। बच्चों में सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? बच्चों में अक्सर वेट लॉस होगा, बच्चे थके होंगे, टायर्ड होंगे, पानी बहुत ज्यादा पिएंगे। स्पेशली बच्चों में तब पता चलता है, जैसे एक बच्चा है वो दिन में बिल्कुल ठीक मतलब नॉर्मल भाग दौड़ कर रहा है तो वो पेशाब ज्यादा कर भी रहा होगा तो इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन रात को वो बेड वेटिंग शुरू कर सकता है कि रात में पहले नहीं करता था और अब रात में बिस्तर पे पेशाब कर रहा है। तो ये भी एक वजूहात में से एक वजह है। और इसके अलावा ये है कि वो बच्चा ये भी कह सकता है कि मुझे कम नजर आ रहा है, ब्लरिंग सी विजन में आ रही है। कुछ बच्चों में डायबिटीज की एक प्रेजेंटेशन है जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। वो बेसिकली कुछ बच्चों में पहली प्रेजेंटेशन हो सकती है डायबिटीज की, कि बच्चे शदीद पेट दर्द के शिकार के साथ आएंगे, उल्टी होगी, और वो बाज औकात ऐसे होता है कि वो लैंड करते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और सर्जन उनको देख रहे होते हैं। रीजन ये होती है कि उनके पेट दर्द इतना शदीद होता है कि उसको अपेंडिक्स के जुमरे में लाया जाता है। और कितनी दफा ऐसा भी हो चुका है कि बच्चे जो कि इस सिम्टम के साथ प्रेजेंट हुए हैं उनकी अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया और अपेंडिक्स नॉर्मल थी। तो ये एक बहुत जहन में रखने वाली बात है कि अगर बच्चा जो है वो वॉमिटिंग कर रहा है, पेट में दर्द है, लेकिन साथ साथ अगर बैकग्राउंड में ये है कि कुछ दिनों से वो पेशाब ज्यादा कर रहा था या उसका वेट लॉस और ये सब चीजें हैं, तो उसकी ब्लड शुगर टेस्ट करना बहुत जरूरी है। जो जब बच्चा डायग्नोज होता है डायबिटीज के साथ तो फर्स्ट टाइम आपने जो टेस्ट लेने हैं उसमें ब्लड शुगर तो आपने टेस्ट कर ली। एक ब्लड शुगर पे हम कभी भी किसी को डायबिटीज लेबल नहीं करते। मोर देन 2 ब्लड ग्लूकोज अगर आपकी आती हैं टारगेट रेंज से ज्यादा। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C। ये आपका पिछले कुछ हफ्तों का जो रिकॉर्ड है वो दे देता है शुगर का। इससे आपको पता चल जाता है कि इसकी पिछली शुगर्स कितनी रही हैं। इसके अलावा डायबिटीज के साथ सीलिक डिजीज या थायराइड डिजीज बहुत कॉमन है, क्योंकि ये भी ऑटो इम्यून डिजीजेस में आती हैं। और क्योंकि डायबिटीज के बारे में भी कहा जाता है कि डायबिटीज में भी ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से हो सकती है, इसलिए इनको साथ साथ स्क्रीन करना बहुत जरूरी है। डायबिटीज जो है वो आपकी आंखों के साथ भी उस इफेक्ट डाल सकती है, इसलिए कैटरेक्ट के बारे में स्क्रीन करना जरूरी है। फिर सी पेप्टाइड है और जेनेटिक टेस्टिंग है, वो की जाती है कि क्या रीजन हो सकती है डायबिटीज की। डायबिटीज को जब आपने मैनेज करना होता है तो उसमें एक सिर्फ ट्रीटमेंट जो है यानी कि इंसुलिन लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है सिर्फ। डायबिटीज एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जो कि मेरा ख्याल है एक दिन में और कुछ मिनटों में आपको समझाना बहुत मुश्किल है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी चीजों को मद्देनजर नजर रखना होता है। ट्रीटमेंट भी बहुत दफा अप एंड डाउन करनी पड़ती है। इवन एक दिन में ट्रीटमेंट काफी दफा अप एंड डाउन करनी पड़ती है। इसलिए डायबिटीज की प्रॉपर एजुकेशन जो है फैमिलीज को और बच्चों को स्पेशली, जो कि ग्रेजुअली बड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी डायबिटीज खुद मैनेज करनी है, बहुत जरूरी है। उनको अपनी ईटिंग हैबिट्स के बारे में, उनको प्रैक्टिकल एडवाइस अपनी जिंदगी के बारे में, इमोशनल वेलबींग, क्योंकि डेली इंजेक्शन लगाना, ब्लड शुगर चेक करना, ये चीजें ग्रेजुअली बच्चे को फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। फिर ट्रीटमेंट ये है कि हमने इंसुलिन कैसे करनी है, लगानी कैसे है, ब्लड शुगर कैसे चेक करनी है, किन किन चीजों को जहन में रखना है और स्टोर कैसे करनी है, ये सारी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज को जहन में रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईटिंग के बारे में। तो बेसिकली बच्चों में डायबिटीज में इंटरेस्टिंगली बच्चा कुछ भी खा सकता है, बच्चे को आपने रोकना नहीं है। तो ईटिंग के ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो उसको खाने में रोकना है, बेसिकली ये है कि उसने कितना खाना है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो बेसिकली बच्चों में क्योंकि इंसुलिन की जो रिजीम है वो काफी फ्लेक्सिबल है, तो उनको आप जब दिन में इंसुलिन जो लगाते हैं वो आप उनकी डाइट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब तो ऐसे भी आपके पास ग्लूकोमीटर्स आए हुए हैं जिनमें आप अपना जो कार्ब काउंट है वो ऐड ऑन करते हैं, तो वो आपको करके दे देते हैं काउंट कि आपकी इतनी डोज बनती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ना सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, नॉर्मली हर इंसान के लिए एक हेल्दी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो खाने को बच्चा हर चीज खा सकता है लेकिन उसको बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली कट ऑफ नहीं करने। उसकी रीजन ये है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली कट ऑफ कर देंगे तो आपकी इंसुलिन उस तरह से एक्ट नहीं कर पाएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कार्बोहाइड्रेट यूज कौन से करने हैं। बेसिकली हेल्दी कार्ब्स को यूज करना है, जैसे कि होल ग्रेन है, स्टार्ची फूड है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, जो योगर्ट है, मिल्क है, वो अनस्वीटेंड यूज करें, नट्स यूज कर सकते हैं आप। तो इसलिए जो लो कार्ब डाइट है उसका अभी अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अवॉइड करने की अगर बात आती है कि फूड्स अवॉइड कौन से करने हैं, तो उसमें बेसिकली जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, हाई कैलोरिक शुगरी ड्रिंक्स, आइडियली वो अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि एकदम से अगर आप जो है हाई कंटेनिंग शुगर ड्रिंक लेंगे तो वो जो है वो आपका ब्लड ग्लूकोज स्ट्रेट अवे रेज कर देगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ले सकते हैं मीठा, लेकिन उसको इतनी मिकदार में लें कि स्ट्रेट अवे आपकी ब्लड शुगर लेवल राइज ना करे। ड्रिंकिंग के बारे में ये है कि आपको हाइड्रेशन अपनी जो है वो बहुत अच्छी रखनी है। आप जूसेस ले सकते हैं, लेकिन ये है कि शुगरी ड्रिंक्स, लो लो शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स लें, और स्क्वाशेस वगैरह भी बच्चों को दिए जा सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको ब्लड शुगर मेंटेन रखने के बारे में बच्चे को जरूर एजुकेट करना है। कार्ब्स जो हैं बेसिकली, अगर उनकी बात करें तो कार्ब काउंटिंग एक चीज आती है अब डायबिटीज में। अब हम डायबिटीज कार्ब काउंट के बगैर नहीं कर सकते। बहुत सारी बुकलेट्स आती हैं जो कि कार्ब काउंटिंग के बारे में एजुकेशन देती हैं। इसके अलावा ये है कि आप अपने फोन्स पे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आप जो चीज खाते हैं, अगर आप वो उसका डाल देते हैं कि हमने ये चीज इतनी मिकदार में खाई है, तो वो आपकी कार्बोहाइड्रेट काउंट करके दे देंगे। उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम काउंट कर लेते हैं तो जो हमने नॉर्मल डोज बच्चे को दी है, अगर हमने आज कार्ब ज्यादा लिए तो एक चीज होती है करेक्शन डोज। तो उस वो करेक्शन डोज एक एडिशनल डोज होती है। तो जो हमने उसकी नॉर्मल डोज कैलकुलेट की है बच्चे की शुगर के हिसाब से, उसमें हम जो करेक्शन डोज है वो ऐड ऑन कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ज्यादा हैं, तो उसके हिसाब से हम करेक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली कार्ब काउंटिंग जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक आपने जो है वो सर्विंग ली है जिसमें 15 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स थे। अब ये डायबिटीज में बच्चों की एज के हिसाब से जो उनकी इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो है वो कैलकुलेट की जाती है। डिफरेंट बच्चों की एज के हिसाब से डिफरेंट होती है। यूजुअली हम, फॉर एग्जांपल अगर हम 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो हम उसके लिए 1 यूनिट इंसुलिन लगाएं, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर बच्चे की डाइट में उसने 30 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट लिया है तो उसकी इंसुलिन की जो डोज होगी वो 3 यूनिट होगी। तो ये बेसिकली उसके मील के साथ साथ हम एडजस्ट करते हैं। अब बेसिकली ये बहुत मुश्किल काम नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो ये मेरे एक पेशेंट के ही बारे में है कि उसने मुझे कहा था कि मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था और आई एम सरप्राइज्ड कि मैं अब जो है वो काउंट करके तो अपनी इंसुलिन यूज कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आता है कि बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी। सारे पेरेंट्स जिनको ये कॉन्सेप्ट है कि डायबिटीज के साथ हमारा बच्चा जो है वो एक्टिविटी नहीं कर सकता, तो ये एक मिथ है और एक ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। डायबिटीज के साथ नॉर्मल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है वो की जा सकती हैं। उसमें सिर्फ ये देखना है कि जब आप एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं तो उस वक्त बच्चे की ब्लड शुगर क्या है, और अगर ब्लड शुगर ज्यादा है तो क्या करना है, और अगर ब्लड शुगर कम है तो क्या करना है। बच्चे की ब्लड शुगर अगर ज्यादा है, स्पेशली 15 मिलीमोल 14 मिलीमोल से ज्यादा है, तो कीटोन्स देखने हैं, और उस वक्त हम बच्चे को स्टॉप करेंगे एक्टिविटी से, और हमें हो सकता है कि उसको एक्स्ट्रा डोज देनी पड़े। अगर बच्चे की ब्लड शुगर कम है तो फिर हमें उसको कोई एक्स्ट्रा स्नैक देनी है ताकि उसकी ब्लड शुगर मेंटेन रहे एक्टिविटी के दौरान। तो बेसिकली जो टारगेट होता है वो 4 to 5 मिलीमोल जो है उसकी ब्लड शुगर होनी चाहिए एक्टिविटी करने के लिए।
और जो सबसे ज्यादा वरी होती है कि वो एक्टिविटी के दौरान सारी ग्लूकोज यूज हो जाएगी तो बच्चा जो है वो एकदम उसकी ब्लड शुगर ड्रॉप कर सकती है। इसलिए बच्चे के पास हमेशा कोई जो ड्रिंक है, शुगर कंटेनिंग ड्रिंक, वो जरूर होनी चाहिए, या कोई स्नैक होना चाहिए, ताकि अगर बच्चे को कोई भी हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम महसूस होता है एक्टिविटी के दौरान तो वो उसको यूज कर ले। तो बेसिकली जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको प्लान करने के लिए वही, जैसे कि मैंने बात की, मोर देन 14 मिलीमोल शुगर है तो कीटोन्स चेक करें। आपका एम 5 मिलीमोल है, उसके ऊपर आपने स्टार्ट करनी है अपनी एक्टिविटी, उससे कम पे नहीं करनी। अगर आपका बच्चा जो है वो इंसुलिन देने के 1 से 2 घंटे के बाद एम करना चाह रहा है, या प्लान्ड है कि उसने स्कूल जाना है और स्कूल में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, तो उस दिन हो सकता है कि आपको उसकी इंसुलिन की डोज जो है वो सुबह जो आपने लगाई है वो कुछ 10 to 20% करनी पड़ जाए, क्योंकि अगर वो विद इन 2 आवर्स एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन अगर वही एक्टिविटी 4 घंटे के बाद है तो यूजुअली जो इंसुलिन है वो अपना काम जो है वो कर चुकी होती है, तो इसलिए शुगर ड्रॉप होने का चांस कम होता है। इसी तरह मैंने बात की थी कि एक्स्ट्रा स्नैक या शुगर कंटेनिंग ड्रिंक बच्चे के पास होनी चाहिए, और बच्चे को बार बार जो है वो पानी भी, प्लेन वाटर भी पीते रहना चाहिए ताकि उसका हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो ठीक रहे। अब जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसको एक्टिविटी के दौरान जो है वो हैंडल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया जो है बच्चों में वो हाई ब्लड ग्लूकोज से ज्यादा डेंजरस है। बीइंग अ डॉक्टर, अगर हमारे पास एक बच्चा आता है और उसकी ब्लड शुगर जो है वो 18-20 मिलीमोल है तो हम उतने परेशान नहीं होते, जबकि अगर एक बच्चा आता है डायबिटीज के साथ और उसकी ब्लड शुगर जो है वो 3 मिलीमोल है तो वो हमारे लिए ज्यादा डेंजरस है। इंसुलिन जो हम यूज करते हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। बड़ी रैपिडली जो है वो डायबिटीज में नई रिसर्च डे बाय डे आ रही है और चीजें चेंज हो रही हैं। पहले हम जो है वो दिन में 2 दफा इंसुलिन लगाया करते थे, एक सुबह की डोज थी, एक रात की डोज थी। अब थोड़ी सी रिजीम चेंज हुई है, अब डिफरेंट टाइप्स की इंसुलिन आ गई हैं, जिसमें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, शॉर्ट है, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, 4 डिफरेंट टाइप्स की हैं। तो जो रैपिड एक्टिंग है उसका बहुत बहुत शॉर्ट कोर्स होता है और बहुत थोड़ी देर के लिए एक्टिव रहती है, जबकि लॉन्ग एक्टिंग जो है वो 24 घंटे तक भी एक्टिव रह सकती है। ये डिफरेंट नाम है इंसुलिन के जो यूज होते हैं। बेसिकली जो हमारी रिजीम है डायबिटीज की, वो उसको अब हम कहते हैं बेजल बोलस रिजीम। बेजल बोलस में आप, जैसे कि नाम से जाहिर है, बेजल और बोलस, बेजल हमने एक इंसुलिन का एक बेजल लेवल मेंटेन रखना है, उसके लिए हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन यूज करते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक बेस लेवल है, हमने ये मेंटेन रखना होता है। इसके लिए जो इंसुलिन की डोज दी जाती है वो रात को दी जाती है, बच्चे के बेड टाइम या डिनर के टाइम से पहले का टाइम जो होता है। ये इंसुलिन अगले 24 घंटे तक आपकी इंसुलिन जो है शुगर लेवल को एक बेजल उस पर मेंटेन रखेगी। बीच में आप बच्चे ने 3 मील्स लेने हैं, जो कि ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है। उसमें उसकी ब्लड शुगर राइज करने का चांस है, उसकी ब्लड शुगर जो है वो 3 टाइम राइज करेगी। अब वो जो है वो हमने जो है वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के साथ उसको जो है वो कंट्रोल करना है। तो बेजल के लिए हम लॉन्ग एक्टिंग यूज करते हैं और इनको हम बोलस डोजेस कहते हैं। तो बोलस के लिए फिर हम जो है वो रैपिड एक्टिंग यूज करते हैं। यहाँ पे जब शुगर बढ़ी है उस बिफोर मील आपने लिस्प्रो एस्पार्ट या जो है वो शॉर्ट एक्टिंग रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो है वो यूज करनी है, डिपेंडिंग अपॉन के बच्चे ने डाइट क्या ली है, उसका कार्ब काउंट क्या है और उसकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या है। तो ये दोनों चीजें देखनी है। इसका मतलब है कि हर दफा मील से पहले बच्चे की ब्लड ग्लूकोज चेक होगी। हम देखेंगे उसकी ब्लड ग्लूकोज कितनी है, अगर वो टारगेट रेंज के अंदर है तो इसका मतलब है उसे करेक्शन डोज की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ जो फूड का जो ले रहा है उसकी डोज की जरूरत है। तो ये नहीं, बोलस 2 में डिवाइड है, या तो जो वो फूड खा रहा है उसके हिसाब से उसकी इंसुलिन कैलकुलेट होगी। अगर उसकी टारगेट लेवल जो आपने उसको चेक किया है ब्लड शुगर वो ज्यादा है तो फिर उसको करेक्शन डोज भी देनी पड़ेगी। तो बोलस जो है वो बेसिकली फूड और करेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये हो गई आपकी बेसिकली बेजल वर्सेस बोलस का एक क्विक सा ओवरव्यू। अब टारगेट ब्लड ग्लूकोज डिफरेंट टाइम पे क्या होनी चाहिए। बिफोर मील्स हमेशा 4 to 7 मिलीमोल्स है। तो जैसे कि अभी मैंने आपसे पीछे वाली स्लाइड में बात की थी कि करेक्शन डोज हमें देनी पड़ती है अगर वो टारगेट से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी 7 के बजाय 11 है तो यहाँ पे हमने बात की थी कि फॉर एग्जाम्पल हमने लंच के टाइम पे चेक की
और उसकी ब्लड ग्लूकोज है 11 मिलीमोल्स है, और उसकी जो कार्बोहाइड्रेट काउंट हमने किया है और फूड बोलस जो हमने निकाला है, फॉर एग्जाम्पल हमने 30 ग्राम इंसुलिन 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया है, अगर हम 10 ग्राम के लिए 1 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसे 3 यूनिट इंसुलिन तो सिर्फ फूड बोलस के लिए लगा रहे हैं। लेकिन अब जो उसका करेक्शन डोज है वो हम कैसे निकालेंगे कि टारगेट से जितना हाई है, फॉर एग्जाम्पल 11 थी तो मीन्स टारगेट हमारा 7 था, तो इसका मतलब है कि 4 यूनिट्स बढ़ चुकी है, तो वो जो 4 यूनिट्स है उसकी करेक्शन डोज भी देनी है, वो हमने अलग काउंट करनी है और उसके हिसाब से फिर वो करेक्शन डोज देनी है, तो यानी कि दोनों चीजें ऐड ऑन करनी है। उसके बाद ये है कि खाने के 2 घंटे बाद की जो हमारी टारगेट है वो 5 to 9 मिलीमोल्स होनी चाहिए। इसी तरह एक्टिविटी यानी कि नॉर्मल वॉकिंग है तो उसमें 4 to 7 मिलीमोल होनी चाहिए वॉकिंग शुरू करने से पहले। जो बड़े बच्चे हैं हमारे पास, जैसे 18 तक के बच्चे आते हैं, तो वो ड्राइविंग अगर कर रहे हैं तो उनकी मोर देन 5 मिलीमोल होनी चाहिए ड्राइविंग से पहले। और यूजुअली जो प्यूबर्टी है उसके दौरान जो आपकी ब्लड शुगर है वो काफी अप एंड डाउन होती है, उसके दौरान आपकी इंसुलिन की चेंजेस काफी करनी पड़ती हैं। इंसुलिन की ट्रीटमेंट 2 तरह की अवेलेबल है, एक हम करते हैं इंसुलिन इंजेक्शंस और एक करते हैं हम इंसुलिन पंप। इंजेक्शंस ज्यादा यूज हो रहे हैं, पंप्स जो हैं वो ग्रेजुअली अब आ रहे हैं और पंप्स पॉपुलर भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पंप्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, स्पेशली बच्चे जो हैं वो कॉन्टिन्यूस एक चीज अपनी बॉडी के साथ अटैच होने की वजह से तंग पड़ते हैं। कुछ बच्चे इसको बहुत लाइक कर रहे हैं कि हमें बार बार नीडल इंजेक्ट नहीं करनी पड़ती, तो ये वेरी करता है कि और इसके अलावा ये है कि बेसिकली ये डिसीजन लेना जो है ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने पेशेंट को देखेगा और उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि ये सूटेबल है इसके लिए इंजेक्शन या इसके लिए पंप ज्यादा सूटेबल है। यूजुअली टीनेजर बच्चे जो हैं उनमें पंप्स हम रिकमेंड करते हैं। अब बेसिकली इंजेक्शंस के लिए ये है कि बच्चे को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, सिखाना जरूरी है कि ब्लड शुगर कैसे चेक करनी है और इंजेक्शंस कैसे इस्तेमाल करने हैं। पेरेंट्स को सिखा रहे होते हैं जब, तो उस वक्त हम बच्चे को फोर्स नहीं करते, शुरू में हम बच्चे को टाइम देते हैं, चीजें बच्चे के सामने कर रहे होते हैं लेकिन बच्चे को फोर्स नहीं करते। ये ग्रेजुअली ऐसा होता है कि कुछ बच्चे इमीडिएटली डिसीजन लेते हैं, कुछ बाय द टाइम डिसीजन लेते हैं कि हम अपना इंजेक्शन जो है वो खुद देंगे। इंजेक्शंस की भी टाइप्स हैं, इसमें एक टाइप का इंसुलिन पेन आता है जिसमें प्री फिल्ड इंसुलिन मौजूद होती है, और एक होता है उसमें आप कार्ट्रिज जो है वो फिक्स करते जाते हैं और चेंज करते जाते हैं। तो अब ये है कि आप जैसे देख रहे हैं कि कुछ बच्चे अपनी ब्लड शुगर भी खुद चेक करते हैं, छोटी एज के बच्चे हैं, इंजेक्शन भी खुद लगाते हैं, तो ये ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस है और बच्चे फौरन से इसमें नहीं आते, इसमें बाज़ औक़ात महीने भी लग जाते हैं, बाज़ औक़ात साल भी लग जाते हैं। ये अब हमारे पास इंसुलिन पेन है और ये हमारे पास जो है वो इंसुलिन का पंप है जो आपकी बॉडी के साथ कंटिन्यूस अटैच रहता है। पंप है बेसिकली, उसमें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन यूज होती है जो कि स्लोली कंटिन्यूस थ्रू आउट डे एंड नाइट जो है वो यूज हो रही होती है। वो आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल को जो है वो मॉनिटर करते हुए उस हिसाब से, जैसे आपका पैंक्रियाज काम करता है उस तरह काम कर रही है कि अगर बॉडी अप एंड डाउन हो रही है ब्लड ग्लूकोज के हिसाब से, तो वो उस हिसाब से एक आर्टिफिशियल पैंक्रियाज का काम कर रही होती है। तो ये है पंप जो है वो इस तरह से अटैच कर दिया जाता है, और कुछ बच्चे जो है वो इसके साथ बड़े फ्लेक्सिबल रहते हैं, ट्रैवलिंग भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो इससे तंग पड़ते हैं कि ये कंटिन्यूस चीज हमारे साथ अटैच्ड है। बच्चे के लिए कौन-कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपने डायबिटीज वाले बच्चों को सिखानी है, उसमें यह है कि ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको सिखाना, उनको मेंटली प्रिपेयर करना कि दिन में एटलीस्ट 4 दफा आपकी मिनिमम ब्लड शुगर चेक होगी। इंसुलिन कार्ब रेशो कैलकुलेट कैसे करनी है। फिर उसके बाद इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर एक चीज है जो कि बच्चे की, जो हमने टारगेट ब्लड ग्लूकोज के हिसाब से इंसुलिन की डोज निकालनी है उसको कहते हैं, जो कि करेक्शन डोज जिसको कहते हैं, उसके लिए इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर यूज होता है। और फिर उसके अलावा कि हाइपोग्लाइसीमियाज को मैनेज कैसे करना है, बीमारी के दौरान जैसे बच्चा किसी और बीमारी में है तो कैसे मैनेज करना है, जिसको हम कहते हैं सिक डे रूल्स।
डायबिटिक बच्चे जो हैं उनको अगर नज़ला जुकाम खांसी भी है तो उनकी इंसुलिन की डोज ज्यादा या कम हो सकती है। कोई भी बीमारी है तो उसमें उनकी जो इंसुलिन की डोज है वो अप एंड डाउन होती है। इम्पोर्टेंट बात इसमें ये जहन नशीन करनी जरूरी है कि बच्चा जब बीमार हो तो इंसुलिन कभी भी स्टॉप नहीं करनी। हाइड्रेशन के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। नॉर्मली आप दिन में 4 बार शुगर चेक कर रहे हैं या 6 बार कर रहे हैं। अब अगर आप बच्चा बीमार है तो उसको एवरी 2 आवर चेक करनी है, जब तक कि उसके एक स्टेबल लेवल्स नहीं है। बीमारी के दौरान कीटोन्स एक चीज होती है जो कि जिन पेरेंट्स के बच्चों को डायबिटीज है वो इस बारे में अच्छी तरह जानते होंगे कि कीटोन्स बिल्ड अप होते हैं हमारी बॉडी में जब हमारी ब्लड शुगर ज्यादा होती है, और वो फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ लैंड कर जाता है बच्चा। तो कीटोन्स चेक करने बहुत जरूरी है। इसी तरह से जो आपकी करेक्शन डोज है वो जरूरी है देनी अगर आपका बच्चा बीमार है और आपकी टारगेट से ज्यादा आ रही है। और अगर बच्चे की ब्लड ग्लूकोज 4 मिलीमोल से कम है या बच्चा वॉमिट कर रहा है तो इमीडिएटली आपने इमरजेंसी में बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना है। प्रॉब्लम्स ब्लड शुगर के साथ, डायबिटीज के साथ क्या क्या आ सकती हैं कि आपका इंजेक्शन साइट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बाज बच्चे यूज टू हो जाते हैं कि वो एक ही जगह इंजेक्शन बार बार लगाते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी स्किन के नीचे जो है वो सख्त किस्म की गिल्टियां बन जाती हैं जहाँ पे फैट डिपॉजिट हो जाती है, और वहां पे जब वो बार बार इंजेक्शन लगाते हैं वहां से उनकी इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं होती प्रॉपरली, तो वो इंसुलिन की डोज बढ़ती चली जाती है। आप बढ़ाते चले जाते हैं और बच्चे को फर्क नहीं पड़ रहा होता है, तो फिर आप रियलाइज करते हैं कि बच्चे की जो इंसुलिन इंजेक्शन की साइट है वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए बच्चे की इंसुलिन की इंजेक्शन जो हैं वो रोटेट करने होते हैं। उस बाजू पे भी लगा सकता है, पेट पे भी लगा सकता है और थाइस पे भी लगा सकता है। तो आपने उसको कहना है कि हर दफा इंजेक्शन रोटेट करे, एक ही जगह पे नहीं लगाना। इसी तरह उसकी इंजेक्शन टेक्निक इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्निक ठीक नहीं है तो तब भी इंसुलिन की जो एब्जॉर्प्शन है वो ठीक नहीं होगी। उसके अलावा इंसुलिन जो स्टोर करना है, अगर आप प्रॉपरली उसको एक अच्छे टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करेंगे तो भी वो इंसुलिन इफेक्टिव नहीं होगी। बच्चे की डाइट, उसकी रूटीन, उसको मेंटेन करना, एक्सरसाइज के दौरान डायबिटीज कैसे मेंटेन करनी है, इन्फेक्शन के दौरान कैसे करनी है, और इंसुलिन की डोज कैसे एडजस्ट करनी है, अप एंड डाउन कैसे करनी है, ये सारी एजुकेशन बच्चे को ग्रेजुअली दी जाती है अलोंग विद द पेरेंट्स। अब अगर बात की जाए कि डायबिटीज सीरियस है तो यस डेफिनेटली डायबिटीज बच्चों में एक स्लो ग्रोइंग प्रोसेस होता है, बच्चे को ग्रेजुअली डैमेज कर रहा होता है और आपको पता भी नहीं चल रहा होता। स्पेशली क्योंकि बच्चे को बहुत छोटी एज में डायबिटीज हुई है और उसने भी अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, तो उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर अप एंड डाउन है, जाहिर बच्चा जो है वो 20 मिलीमोल ब्लड शुगर के साथ भी बिल्कुल एक्टिव भाग दौड़ कर रहा होगा, लेकिन वो ब्लड शुगर ग्रेजुअली जो है उसके हार्ट को, उसकी किडनीज को, उसकी नर्व्स को, आईज को डैमेज कर रही होती है। तो ये एक सीरियस लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। तो इसको सीरियसली लेना और बच्चे के जहन में डालना बहुत जरूरी है कि हाँ जी, डायबिटीज एक सीरियस बीमारी है। इंसुलिन स्टोरेज की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इंसुलिन जनरली इतने साइड इफेक्ट्स नहीं है जैसे कि नॉर्मल साइड इफेक्ट्स होते हैं कि कुछ बच्चों को हेडेक, नोजिया, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह कि इंसुलिन की डोज कैसी है। अगर आप डोज ज्यादा दे रहे हैं तो जो वरी करने वाला साइड इफेक्ट है वो ये है कि आपको हाइपोज डेवलप हो सकते हैं, ब्लड शुगर बहुत लो हो सकती है जो कि ज्यादा डेंजरस है। इसी तरह हमने जो बात की थी कि इंसुलिन जो है वो लंप्स और बम्प्स कॉज करती है, ब्रूजेस कॉज करती है, वो अगर आप बार बार एक ही जगह इंजेक्शन लगाते हैं तो वो एक वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स है। अब ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो हमने अभी जैसे ही सारी चीजें जिक्र की, इंसुलिन की बात की, इंसुलिन पंप्स की बात की, हाइपोज की, इलनेस की बात हमने कर ली, ट्रेवल, एक्सरसाइज, इमोशनल सपोर्ट। एक चीज जो हमारी रह गई वो है आइलेट सेल ट्रांसप्लांट। ये बेसिकली अब डिस्कशन हो रही है नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अब ये रिसर्च चल रही है और इस बारे में बात की जा रही है कि एक जो आइलेट सेल्स हैं जो कि पेंक्रियाज के अंदर हैं और वो बेसिकली इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। पेंक्रियाज के डैमेज की वजह से जब आइलेट सेल की डैमेज होता है तो पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करी। तो जिस तरह लिवर किडनी ट्रांसप्लांट की बात होती थी और अब वो प्रैक्टिकली आ गया है, ऐसे अब आइलेट सेल ट्रांसप्लांट के बारे में काफी सारा काम हो रहा है, जो कि अगर स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि बच्चे को इंसुलिन नहीं लगानी पड़ेगी। यहाँ पे यूके में बच्चों के लिए हम एक ऐप यूज करते हैं और ये एक बुकलेट भी है जो कि माय लाइफ के नाम से है, जो कि बच्चों के लिए एक गाइड है। इसका
एक मैगजीन ऑनलाइन उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये फ्री वो आपको दे सकते हैं। आप उनसे ईमेल के तौर अपने ईमेल एड्रेस देके भी मंगवा सकते हैं, जो कि बच्चे रीड कर सकते हैं और डायबिटीज के बारे में लर्न कर सकते हैं। ये डायबिटीज के साथ रिलेटेड जो कॉमन चीजें हमने आज बार बार बात की, एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग, इंसुलिन इंजेक्शन, हाई ब्लड ग्लूकोज, कीटोन्स, कार्ब काउंटिंग, ब्लड ग्लूकोज कितना टेस्ट करना है, हाइपोग्लाइसीमिया, पंप्स, कीटोएसिडोसिस, तो ये सारी वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो बेसिकली हमें डायबिटीज के साथ जहन में रखनी है। सुनने में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि बच्चे को ये बात समझाते रहें कि यस यू कैन डू इट, और कहीं पे भी किसी भी वक्त डायबिटीज मैनेज करना जो है बच्चे को सिखा के वो कहीं भी कर सकता है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो अब एक कॉन्टिन्यूस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है वो एक नई चीज है जो कि अब यूके में है। अब हमारे 90% ऑफ बच्चे जो हैं वो इसके ऊपर हैं कि हम उनकी बॉडी पे इस तरह से अटैच कर देते हैं और इसको स्कैन करते हैं और ब्लड शुगर जो है वो चेक हो जाती है। कॉन्टिन्यूस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है। इसको एक ऐप है, वो फोन के ऊपर भी आप अपलोड कर सकते हैं, और जब ये अपलोड करते हैं तो ये हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ जाता है, और हम बच्चे की ब्लड ग्लूकोज, अगर बच्चा हमारे पास नहीं भी है तो हम उसको सिस्टम में एंटर करके चेक कर सकते हैं। तो ये जो है ये कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए एक नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है आजकल। कॉम्प्लिकेशंस हम काफी दफा बीच में भी बात कर चुके हैं कि आईज के ऊपर प्रॉब्लम, हार्ट के ऊपर आ सकता है, नर्व्स के ऊपर आ सकता है, पाँव जो है वो रेगुलर एवरी ईयर जो हम बच्चे का ईयरली डायबिटिक चेकअप करते हैं उसमें उसकी आईज, उसका फुट केयर, उसके किडनी टेस्ट, उसका जो बेसिकली सीलिक डिजीज का हमने बात की थी, थायराइड डिजीज की, ये सब हम रेगुलर चेक कर रहे होते हैं, लिपिड प्रोफाइल्स। अगर बच्चे डायबिटीज वाले जो है वो काफी ज्यादा जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करना छोड़ देते हैं तो वो उस हिसाब से इंसुलिन नहीं यूज करते। जो सबसे बड़ा रिस्क है उसमें वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, और ये एक किलर कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो इसलिए बच्चे को इसके बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। जो कि मैंने अभी बात की थी कि अपेंडिक्स के साथ भी बच्चे ऑपरेट हुए हैं, इतना शदीद पेट में दर्द और वॉमिटिंग होती है कि अपेंडिसेक्टमी की जरूरत पड़ सकती है कितनी दफा। अपने बच्चे को एजुकेट ये करना है कि उसने अपनी इंजॉय करनी है हेल्दी लाइफ, इस डायबिटीज के साथ इसको पार्ट ऑफ योर लाइफ बनाना है। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपनी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, ओबेसिटी की तरफ बच्चा ना जाए, वेट मेंटेन करे, हेल्दी लाइफस्टाइल करे। बच्चों में बहुत सारे बच्चे आपसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये करते हैं कि क्या कभी डायबिटीज मेरी खत्म हो सकती है। तो उनको एक होप दी जा सकती है कि हाँ जी, अब रिसर्च हो रही है और इम्यूनोथेरेपीज के बारे में भी बात हो रही है, और जैसे कि आइलेट सेल ट्रांसप्लांट की भी बात हो रही है। तो यू नेवर नो कि हम ग्रेजुअली जो है वो डायबिटीज को रिवर्स कर सकें। फिलहाल ऐसी कोई चीज नहीं है। डायबिटीज की जो मिथ्स हैं अगर उन पे बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं, सॉरी ये टाइप 1 है, टाइप 1 डायबिटीज के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत माइल्ड डिजीज है, बच्चों में है और कुछ भी ऐसा इतना ज्यादा उसको सीरियस नहीं लेते। इसी तरह वो ये कहते हैं कि जो डायबिटिक हैं वो शुगर कंटेनिंग फूड नहीं खा सकते। इसी तरह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो डायबिटिक हैं वो ब्लाइंड हो सकते हैं, वो ड्राइव नहीं कर सकते, वो स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। तो हमने ये सारी चीजें जो हैं आज डिस्कस की हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो है वो सही नहीं है। आई नो ये इतनी ज्यादा चीजें हैं कि इन्होंने आपको काफी कंफ्यूज कर दिया होगा, लेकिन अगर कोई सवाल है तो आई एम हैप्पी टू आंसर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया। यानी बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था, क्योंकि मैंने इससे बहुत सारी चीजें लर्न की। ऑब्वियसली डायबिटीज जो है हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, और खासकर बच्चों का तो बहुत डिफिकल्ट एरिया है। तो मेरे ख्याल से अगर एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे वो ये कि ये कुछ जेनेटिकली प्रीडिस्पोज भी होता है, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन भी किया दरमियान में कि किसी की फैमिली में एक बच्चे को है, दूसरे बच्चे को हो सकता है, या अगर फैमिली में किसी और को है तो वो दूसरे बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है, ऐसी कोई जी चीज जी है? बिल्कुल, इसमें जो हमारे बेसिकली कुछ जीन्स हैं जैसे HLA-B4 और DR3 कुछ है वो उनमें कॉमन है। ट्विन्स हमने देखे हैं काफी सारे जो हैं, स्पेशली जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनमें है। तो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन डेफिनेटली है, लेकिन इसके अलावा हमने
हमारे पास यहाँ हमारे डॉर्सेट में एक डॉक्टर साहब थे, मुस्लिम डॉक्टर साहब ही थे, उनके 2 बच्चे इकट्ठे वायरल इलनेस के साथ शुरू हुए और विद इन 3 वीक्स ऑफ दैट वायरल इलनेस दोनों बच्चे डायबिटिक डायग्नोज हुए थे। तो वो उनकी जेनेटिक टेस्टिंग की गई थी तो वो जीन पॉजिटिव नहीं था, लेकिन बिकॉज दे बोथ हैड वायरल इलनेस तो वो ऑटो इम्यून उसको कहते हैं हम लोग। तो है डेफिनेटली टेंडेंसी है और फैमिलीज में रन करती है टाइप 1 डायबिटीज भी। राइट राइट। एक और चीज, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑडियंस जो है पाकिस्तान से होते हैं, कि उर्दू के अंदर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, क्योंकि मैं भी देख रहा था वेबसाइट पे, तो एनएचएस की वेबसाइट पे एडल्ट्स के लिए तो डायबिटीज की उर्दू में इंफॉर्मेशन है। उन लोगों के लिए जो ये इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कि अगर आप एनएचएस की वेबसाइट पे जाएं या जस्ट एंटर करें डायबिटीज इंफॉर्मेशन उर्दू, तो आपको एनएचएस की वेबसाइट पे उर्दू में काफी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन बच्चों के बारे में भी ऐसा कुछ है पाकिस्तान में या यहाँ पे? नहीं, मैंने असल में आज डेफिनेटली ये जो प्रेजेंटेशन है इससे पहले कल ट्राई किया था कि मैं देखूं मुझे कुछ उर्दू में लीफलेट मिले तो मैं वो शेयर करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला। मैं उसको सर्च करती रहूंगी, अगर मुझे कोई मिलता है तो मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन जो diabetes.uk के जो वेबसाइट है उसमें डायबिटीज इन चिल्ड्रन के बारे में एजुकेशन जो है वो बहुत लेंथी और एक्सटेंसिव दी गई है इंग्लिश में, और वो कुछ फ्री कोर्सेज भी कराते हैं। यूट्यूब वीडियोस भी हैं उस पे काफी सारी जो कि देखी जा सकती हैं डायबिटीज मैनेज करने के बारे में। लोगों की, बच्चों की स्पेशली, अपनी स्टोरीज उसमें उन्होंने यूट्यूब वीडियोस के साथ दी हुई हैं कि हमने अपनी डायबिटीज कैसे लर्न की। उनके पेरेंट्स ने उनकी वीडियोस बनाई हुई हैं कि जब वो छोटे थे और वो कैसे भागते थे और नहीं करते थे, और अब वो सब चीज खुद मैनेज करते हैं और एडजस्ट करते हैं। तो वो काफी जो है बच्चों के लिए स्पेशली एक मतलब उनको एक सपोर्ट मिल सकती है इससे कि हाँ भी हम भी कर सकते हैं। तो वो वीडियोस मेरे ख्याल है शेयर करनी बच्चों के साथ इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो मेरे ख्याल से जो हम एडल्ट्स के बारे में समझते हैं वही बच्चों के बारे में भी होगा, कि डिसिप्लिन इन लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कि अगर एग्जैक्टली आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखें तो ये चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से लाइफस्टाइल आपका गुजर सकता है। एग्जैक्टली। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस किसी के जहन में हो, क्योंकि आज आज काफी ऑडियंस हैं। लेकिन हाँ, ये बिलाल खान ने अपना हाथ रेस किया है, इंटरेस्टिंग। जी। सादिया, मुझे बस एक बात पूछनी थी। आप बता रही थी ना कि बढ़ गया है इसका इंसिडेंस, तो इसकी आप रिसर्च हुई है, क्या वजूहात हैं? इस पे काम तो हो रहा है, लेकिन ज्यादातर जो बात हो रही है वो एक तो ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई है, वो भी एक कॉज हो सकती है। इसके अलावा ये है कि ऑटो इम्यून प्रोसेस जो है वो भी काफी ज्यादा बच्चों में प्रूवन आया है, और जेनेटिक्स के हिसाब से भी चीजें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अभी तक एग्जैक्ट रीजन हमें किसी को भी नहीं पता कि वो इतनी ज्यादा डायबिटीज बढ़ क्यों रही है। इसके ऊपर काफी सारी, हमारा जो रॉयल कॉलेज है RCPCH, वो एक बहुत ग्रैंड लेवल पे एक ऑडिट कर रहे हैं जो कि पिछले 3 साल से चल रहा है, और अभी वो 2 साल मजीद चलेगा। तो वो एक काफी ग्रैंड ऑडिट हो रहा है। होपफुली उसके बाद कुछ पब्लिकेशन आएंगी। जज़ाकल्लाह। और किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो, मैं देखता हूँ, क्योंकि चैट में कोई चैट में क्वेश्चन है, आपने पूछ ले। व्हाट प्रिकॉशंस टू टेक इफ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, ये क्वेश्चन है। जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बेसिकली स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री के साथ हम ये कहते हैं कि स्पेशली जो अगर फैमिली हिस्ट्री है बच्चों में डायबिटीज की आपकी फैमिली में, तो जो आपकी फैमिली के आने वाले बच्चे हैं, उनको उस तरह से ट्रेन किया जाए कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बहन भाई को है तो उसकी डायबिटीज मैनेज करने में उसकी हेल्प करें। उससे ये होगा कि बच्चे को आइडिया होगा कि ये कोई बहुत आसान चीज नहीं है। तो वो खुद ब खुद अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जो आप उस बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं वही अपने बाकी बच्चों के लिए यूज करें। उनकी एक्टिविटी, उनकी डाइट, हर चीज उसी तरह मैनेज करें। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि उस बच्चे को इंसुलिन नहीं लग रही होगी और डायबिटिक को इंसुलिन लग रही होगी, बाकी उनकी हर चीज उसी तरह से मैनेज हो। ये उमैर, डॉक्टर उमैर क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर उमैर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने शायद मिस कर लिया हो, लेकिन आप टाइप 1 डायबिटीज चिल्ड्रन में उसके साथ साथ और डिजीजेस की एसोसिएशंस होती हैं? कोई और डिजीज भी इसके साथ साथ अक्सर देखी जाती हैं क्या? जी जी बिल्कुल। मैंने ये जिक्र किया था शुरू में कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज के साथ इसकी एसोसिएशन है।
इसलिए हम स्पेशली बच्चों में थायराइड और सीलिक को स्क्रीन करते हैं। इसके अलावा अदर ऑटोइम्यून जैसे विटलाइगो और स्किन कंडीशंस हैं, और इसके अलावा क्रोन्स, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस, ये सारी चीजें जो हैं ये एसोसिएटेड हो सकती हैं डायबिटीज के साथ। बहुत शुक्रिया। तो नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सादिया, मुझे अंदाजा है कि संडे के दिन अक्सर डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक ही दिन उनको मिलता है, लेकिन आप लोग हिम्मत करके इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर देते हैं। और जज़ाकल्लाह खैर, मतलब इसका हमारा अजर तो अल्लाह ताला ही देने वाला है, क्योंकि ये तो एक वॉलंटरी काम है जो हम करे चले जा रहे हैं। इस सिलसिले में अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर लोगों को रिमाइंड कराता चला जाऊँ कि हर संडे को हम वेबिनार करते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा टॉपिक हो जिसको आप चाहते हो कि इसको ज़्यादा डिस्कस किया जाए या इस टॉपिक पे ज़्यादा लोगों से पूछा जाए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि कुछ ऑर्थोपेडिक्स के जो सर्जन हैं उसको मैंने इनवाइट किया है, और इसके अलावा डॉक्टर सादिया के हस्बैंड डॉक्टर ज़ीशान जो हैं वो सर्जन हैं। उन्होंने गॉल ब्लैडर डिजीज के ऊपर पिछली थोड़ा टॉपिक में किया था, लेकिन आज इत्तेफाक से वो ऑन कॉल थे तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं कर सकूंगा। तो इसके अलावा वो तो करेंगे इंशाल्लाह और टॉपिक को कवर, और ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर जो हैं, हड्डी वाले डॉक्टर, वो भी करेंगे। लेकिन अगर कोई और ऐसी चीज़ आपके जहन में आती हो जो कि आप समझते हो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और जिसके बारे में मालूमात जो है वो अगर है भी तो वो इस किस्म की नहीं है कि उससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हो या कुछ मिक्स किस्म की इंफॉर्मेशन जाती है, तो ज़रूर आप मुझे मैंने जो जो इनविटेशन भेजता हूँ उसके अंदर एक नंबर है, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। तो मैं कोशिश करूँगा उस फील्ड के लोगों से अगर कांटेक्ट करके और मैं उसको इनवाइट कर सकूँ, और उनको कहूँ कि उसको शेयर कर सकें अपनी इंफॉर्मेशन को। इसके अलावा अगर कोई भी आपके ज़हन में सजेशन हो किसी टॉपिक की, तो अच्छा, एक मोहम्मद नवाज साहब कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। डॉक्टर अस्सलाम मोहम्मद वालेकुम। नवाज साहब। जी, मैंने ये पूछना था कि जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन किया भी था कि अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है ऑलरेडी डायबिटीज़ की, और डॉक्टर्स ने ये भी, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर दफ़ा हुई भी, प्रेगनेंसी के दौरान तो डायबिटीज़ हुई भी, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो गई, और डॉक्टर्स ने कहा कि आप हाई रिस्क पे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या मीठा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, या छूटता नहीं है, क्योंकि जब भी छोड़ने की कोशिश करते हैं वो और ज़्यादा उसकी वो क्रेविंग होती है। तो क्या ऐसा है कि ये व्हाइट शुगर बजाय हम ब्राउन शुगर ले लें तो थोड़ी-सी वो मतलब वो महफूज़ है, या वो नहीं, वो सिर्फ़ दिल को तसल्ली देने वाली बात है, या कोई और अगर कोई इसका अल्टरनेटिव कुछ? अच्छा, ऐसा है कि इसीलिए ना ये बड़ी क्लियरली इसके ऊपर बहुत वर्कअप हुआ कि अगर आप जिस चीज को आप मना करते हैं, तो वो एक ह्यूमन साइकी है कि ऑटोमेटिकली आपका दिल करता है कि आपने वही करना है। इसीलिए जो है आप कट शॉर्ट बिल्कुल नहीं करें शुगर्स को। उसमें ये है कि जो आपको मैंने वो साइकिल दिखाया था शुरू में ना, कि जब आपके जिस्म में ब्लड शुगर आई है, तो उसमें जो आपने यूज कर ली वो तो नुकसान नहीं दे रही, लेकिन जो जो रिमेनिंग है और एक्सेसिव है वो स्टोर हो रही है, या वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रही है। तो आपने जो ली है उसको आप यूज कर लीजिए। तो उसमें यह है कि अगर आप शुगर कंटेनिंग चीजें ले रहे हैं, नंबर वन वो इतनी मिकदार में हो कि वो जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन हो, कि आपने अपने आप को एक मेंटली सेटिस्फाई किया है, लेकिन उसको फिर आपने हेल्दी एक्टिविटी और एक्सरसाइज करके उसको मतलब यूज कर लेना है, ताकि वो आपके बॉडी में ऑर्गन्स को डैमेज ना करे। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते अगर आप डायबिटिक नहीं है। आपको मैंने जैसे बताया कि इवन डायबिटिक्स को भी अलाउड है, लेकिन उसको आपने फिर यूज कर लेना है, यूटिलाइज हो जाएगी अगर वो, तो फिर वो डैमेज नहीं करेगी। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये जो आम कांसेप्ट है ना कि व्हाइट शुगर की बजाय अगर ब्राउन शुगर ले लें, तो ये क्या सिर्फ़ एक गुमान ही है, या इसमें भी कोई रियलिटी है? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि बेसिकली ये रिफाइंड शुगर है जो वाइट शुगर है, और ये आपकी ब्लड शुगर जो है वो ज्यादा जल्दी रेज करती है। तो इसलिए डेफिनेटली ब्राउन शुगर को प्रेफर किया जाता है। इसी तरह कार्ब्स में हर चीज जो है वो होल ग्रेन्स जैसे हैं, वो भी कार्ब्स हैं, और लेकिन उस वो प्रेफर किए जाते हैं। राइस में जैसे आप कहते हैं कि राइस, बाज लोग कहते हैं ना कि कार्ब्स हैं, हम नहीं छोड़ सकते। तो अभी रिसेंट एक मैंने आर्टिकल पढ़ा है जिसमें उसमें है कि जो बासमती राइस हैं वो स्लो रिलीज हैं, तो वो यूज करने चाहिए। जो दूसरे राइस हैं वो नहीं यूज करने चाहिए। तो हमारी जो पीडियाट्रिक डाइटिशियन है वो यहाँ बच्चों को यही कहती है कि वो अगर राइस यूज करने हैं तो बासमती राइस यूज करें, दूसरा राइस ना यूज करें।
तो इस तरह हर एक जो कार्ब्स हैं वो डिफरेंट हैं। ब्राउन राइस अवेलेबल है, मेरे ख्याल से आपकी नॉलेज में भी होगा, और हमारे घर में हम इस्तेमाल करते हैं ब्राउन राइस और वाइट राइस को मिक्स कर कर। तो वो इतना यानी उसका जायका भी बहुत मुख्तलिफ नहीं होता, तो वो भी एक अच्छा है। और मल्टीग्रेन दोबारा हम बहुत रेगुलरली यूज कर रहे हैं, हमने आटे को ख़त्म ही कर दिया अपनी डाइट से। और मल्टीग्रेन पाकिस्तान में तो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है, और उसके अंदर मतलब खासतौर पे फैसलाबाद के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसने इस पर बहुत काम किया है, बल्कि शहजाद बसरा साहब ने इसके ऊपर काफ़ी सारे टॉक्स भी दी थी इसी सेशन के अंदर आके। तो वो आप बल्कि मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि यानी जस्ट हेल्दी डाइट के लिए, उसका ताल्लुक डायबिटीज के साथ भी है, लेकिन जनरली स्पीकिंग मल्टीग्रेन जो है वो आप यूज करें। आटे को अगर खत्म कर दें तो बहुत ही अच्छा है, वो आपकी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद भी रहेगा, और आपको लॉन्ग टर्म में उसका बहुत एडवांटेज भी मिलेगा इंशाल्लाह। मल्टीग्रेन जो कि अवेलेबल है, विरसा जो है वो एक कंपनी है जिसका मुझे पता है पाकिस्तानी बनाते हैं, और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। वो आप उसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वो मेरे ख्याल से हर जगह पे दस्तयाब है पाकिस्तान के अंदर। और भी कंपनीज बना रही होंगी, लेकिन इसके का मुझे कम से कम पता है। ये मोहम्मद खान कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, और फिर बिलाल खान फिर से हैं। मोहम्मद खान, जी जी। अ, मेरे ख्याल से या तो मैं गलती से हाथ रेस कर लिया था। बिलाल मेरे ख्याल से आरफा है ये। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले सादी आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे बहुत सारी चीजें पता चली इसकी जो हमें मुझे लग रहा है भूल गया था, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज थी, बहुत सारी नई बातें आपसे पता चली। और मुझे एक सजेशन, जैसे आप कह रही थी ना कि बासमती राइस ब्राउन बहुत अच्छे होते हैं, तो ब्राउन बासमती राइस आजकल बहुत आए हुए हैं, लेकिन ये कि क्योंकि हम लोगों की डाइट में वाइट राइस खाने की इतनी हैबिट है, तो जब हम घर में बनाते हैं तो ऐसे करते हैं, मिक्स कर लेते हैं, तो 2 by 1 कर लेते हैं। जैसे अगर 3 कप राइस बनाने हैं तो 2 वाइट और 1 ब्राउन कर लेते हैं, फिर आप उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, उससे पता भी नहीं चलता, लेकिन आप एक्चुअली हेल्दी मिक्स ऑफ दोनों खा रहे होते हैं। एग्जैक्टली ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रेजुअली उसको करें। अगर और स्पेशली ये है कि छोटे बच्चों के साथ तो बेहतर यही है कि आप उनको ग्रेजुअली उस हैबिट में डालें। फोर्सफुली जो भी चीज करेंगे उससे बच्चे थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये मेरे ख्याल में मोहम्मद खान जो है अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि होस्ट ने बिलाल प्रिवेंट किया। नहीं, अभी वो बिलाल से मैंने कहा है, वो भी इनको अनडू कर देता है। मोहम्मद खान तो बड़े हमारे इंपॉर्टेंट मेंबर हैं टीम के। ये कोई उनको नॉटी कॉर्नर में तो नहीं डाल दिया, उनको ब्लॉक कर। ये उसको आस्क टू अनम्यूट हो रहा है, लेकिन हाँ मोहम्मद खान आप अब अनम्यूट हैं, मेरे ख्याल से आप बात कर सकते हैं। वरना वो आप उसमें भेज दें, मैसेज के अंदर भेज दें, तो हम आपको बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तुल्लाह वबरकातुहू। जी जी। जी डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन है सरकारी कि आसिफ साहब हैं, ये बहरैन से हैं, हमारे एक बहुत ही अच्छे करीबी दोस्तों में से हैं। जी 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 जी। जी जी, ये मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे छोटे भाई को ये डायबिटीज है ना, तो काफी यानी छोटी उम्र से उसको तकरीबन 16-17 साल की उम्र से उसको पहले ये डेंगू जब नया नया उस वक्त स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में, तो उसको बहुत सीरियस डेंगू बुखार हुआ, बहुत ज्यादा शदीद किस्म का। उसके बाद उस बुखार से वो निकले ही नहीं कि उनको फिर साथ ही शुगर भी हो गई। तो मतलब हमारा कोई यानी ऐसा फैमिली हिस्ट्री नहीं है इसकी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी फैमिली में और किसी को भी नहीं है यानी। तो उनको हो गई और बहुत ज्यादा हुई, उनको इंसुलिन मतलब लगी उसी वक्त से, वो अभी तक इंसुलिन पे हैं। तो मतलब ऐसा कोई तरीका या ऐसी कोई मेडिसिन है कि जिसकी वजह से इंसुलिन से निकलना उनके लिए मुश्किल हो? अभी माशाल्लाह उनकी तकरीबन 26-27 साल उम्र हो गई है, काफी टाइम हो गया, लेकिन वो अभी तक वो इंसुलिन पे ही है। तो मतलब ये मैं पता ये करना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई मेडिसिन है कि जिसकी वजह से निकला जा सकता है इंसुलिन से? जी, जैसे कि आपने कहा ना कि उनको एक यंग एज में हुई है, तो वो 15-16 साल की उम्र बड़ी टिपिकली कॉमन एज है टाइप 1 डायबिटीज की। तो एक तो वो हार्मोनल चेंजेस और प्यूबर्टी का जो टाइम है, काफी बच्चे उस एज में प्रेजेंट कर रहे होते हैं टाइप 1 डायबिटीज के साथ। दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि उनको डेंगू फीवर हुआ था, तो
बाज़ औक़ात जो वायरल इलनेस है, वो भी आपका पैंक्रियाज़ डैमेज करती है और इंसुलिन जो है वो बनना ख़त्म हो जाती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मैंने जैसे शुरू में बताया था, वो डायबिटीज़ है जिसमें अनफॉर्च्युनेटली हम इंसुलिन से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो वो इंसुलिन एक लाइफ लॉन्ग है, अगर उनको टाइप 1 है तो। टाइप 2 डायबिटीज़ में हम गोली इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लड शुगर कम करने के लिए, लेकिन उसमें भी अगर आपने इंसुलिन पहले शुरू की है तो इट मीन्स के वो इतनी सिग्निफिकेंट होगी कि वो टैबलेट से कंट्रोल नहीं हो सकती। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उनको टाइप 1 डायबिटीज़ ही होगी, जो एज ऑफ प्रेज़ेंटेशन और जो आप बता रहे हैं कि वायरल इलनेस या किसी भी इलनेस के बाद हुई है। तो फिर मोस्ट लाइकली टाइप 1 है, तो अगर टाइप 1 है तो फिर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो इंसुलिन से उनका पीछा छूट सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सॉरी, मैं लीव करी थी, फिर मैं वापस आ गई थी, तो फिर अभी काम हुआ। मेरे पास यही क्वेश्चन थी, वो क्वेश्चन ब्राउन और वाइट शुगर के बारे में, मैंने इसके ऊपर कोई और सवाल पूछनी थी। मुझे कोई शक नहीं है कि जैसे वाइट राइस और मल्टीग्रेन राइस और ऐसी चीजें वाइट और मल्टीग्रेन के दरमियान में फर्क है, लेकिन वाइट और ब्राउन शुगर के दरमियान में मैंने सोचा था कि डायबिटिक लोग के लिए उसी असर है जिस्म के ऊपर, क्योंकि उनका जैसे ग्लाइसीमिक इंडेक्स वही है, क्योंकि दोनों सिंपल शुगर्स है। तो इसलिए मैंने पूछनी थी, क्योंकि मेरी अबू डायबिटिक है और वो सोचते हैं कि जैसे शहद और ब्राउन शुगर ज्यादा अच्छा है जिस्म के लिए, तो वो वही खा सकते हैं। तो फिर वो जैसे पूरा खाते हैं और यू नो उनके शुगर बढ़ जाती है वैसे। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर पिक करनी थी कि आप क्लैरिफाई कर सकते हैं इसके बारे में, या आप क्या सोचते हैं, या because I think this is important। मुझे पता है कि जैसे ब्राउन शुगर में थोड़े से और न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन मेरे सोच में वो जैसे the effect on the blood sugar वही है। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, तो ऐसा है कि वो आपकी बात सही है कि जब उनको एक ये चीज़ ज़हन में आ जाती है ना कि हम जो है वो शुगर यूज़ कर रहे हैं, जो हम कर सकते हैं यूज़, तो वो उसको खुल के यूज़ करते हैं। तो वो बात एक थोड़ी-सी है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यू कैन यूज़ इट, लेकिन आपने उसको एक लिमिट में यूज़ करना है। तो वो जो बात आप कर रही हैं ना कि वो ब्राउन है तो वो उसकी वज़ह से वो खुल के इस्तेमाल हो रही है, तो वो फिर नुकसान देती है। अदरवाइज़ प्रायोरिटी यही है कि आप जो रिफाइंड शुगर्स हैं, जो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब होती हैं और वो ब्रेक डाउन ईज़ी होती हैं, वो ब्लड ग्लूकोज़ जल्दी राइज़ करती हैं, तो उसके बजाय प्रेफ़र करें कि आप वो कार्ब यूज़ करें जिनकी ब्रेक डाउन जो है वो इतनी क्विकर नहीं है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनको खुली छुट्टी है और वो सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये एक चीज़ क्लैरिफ़ाई करना ज़रूरी है उनको। जी, नहीं, मैं यही क्या पूछनी थी, because I thought all sugars are absorbed in the same way. So like the rice and wheat and things, those are longer lasting sugars, but all sugars, it doesn't matter what type, whether it's honey, white, brown, वो वैसे ही absorb होते हैं, जैसे इतना ही जल्दी absorb होते हैं। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन glycemic index वही है। ये मेरी मैंने पढ़ी थी, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये सही है या नहीं। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मुझे आइडिया। डॉक्टर ज़िया, अगर आप मेरे ख्याल से आपको थोड़ा-सा ऑब्वियसली आई वाज़ जस्ट लुकिंग एट द इंटरनेट। वो कहते हैं कि बिकॉज़ ऑफ द मोलेसिस कंटेंट ब्राउन शुगर डज़ कंटेन सर्टेन मिनरल्स, मोस्ट नोटेबली कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन एंड मैग्नीशियम, which white sugar doesn't contain. But since these minerals are present only in very small amount, there is no real health benefit to use brown sugar. मतलब बेसिकली द डिफरेंस मतलब अगर मैं उसको आसान अल्फाज में बताऊं कि ब्राउन शुगर और वाइट शुगर के दरमियान में कोई फर्क नहीं है। अगर आप अगर यूज करना चाहते हैं तो यूज एनी ऑफ दीज शुगर्स। ऑब्वियसली आई विल नॉट एनकरेज यू बिकॉज़ आई डोंट यूज शुगर, लेकिन ये कि there is no difference if you have to use it, just use it as you are taking anything which is give harm to your body। तो उसमें ये कि ब्राउन और वाइट शुगर के अंदर मतलब मेरी इंफॉर्मेशन में भी बहुत खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है अभी इस चीज़ को देखने के बाद कि वाइट शुगर और ब्राउन शुगर में कोई ऐसा सच फर्क नहीं है, और दोनों ही जो है वो उतने ही नुकसानदेह हैं बॉडी के लिए जितना शुगर हो सकते हैं। बस उसमें फ़र्क यही है कि उसमें थोड़ी सी
मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं जो कि आम वाइट शुगर में नहीं होते, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप उसको यूज करें। तो ये ज़हन पर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर होगी हमारे लिए भी। और बाकी ये कि ऑब्वियसली शुगर और सॉल्ट के बारे में एक बड़ा जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि इट इज़ वाइट पॉइजन्स। अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। सबसे इम्पोर्टेंट अगर किसी को मैं एडवाइस करता हूँ वेट लूज करने के लिए, क्योंकि मैंने अपना खुद काफ़ी वेट लूज किया है, कि अगर वो चाहते हैं कि वेट लूज करें तो सबसे पहले शुगर छोड़ दें, किसी भी फॉर्म में शुगर छोड़ दें, तो फिर देखेंगे विद इन वीक्स वो अपना वेट लूज करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन हो या कोई और जी, मैं ऐसी। चैट में पढ़ी थी, एक सवाल है जी जी SGLT इनहिबिटर्स के बारे में। तो जी जी जी। SGLT इनहिबिटर्स बेसिकली सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज के लिए सूटेबल हैं। टाइप 1 डायबिटीज में उसका रोल अभी तक तो कोई प्रूवन नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, राइट राइट, दैट्स फाइन। क्योंकि ये यानी डायबिटीज जो है इतनी तेजी से तो इसमें चेंजेस आ रही हैं कि वक्त के साथ साथ मुझे लगता है कि एक स्टेज आएगी कि इंशाअल्लाह इसके अंदर को बेहतर की ओर आ जाएगा, और इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त तक जो आपने कहा कि यानी डिसिप्लिन इन लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी कांट मेक इट क्यूरेबल एट द मोमेंट, इट्स जस्ट मोर डिसिप्लिन इन लाइफ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर सादिया आपका। यानी मैं बहुत ही मशकूर हूँ, खासतौर पे संडे के दिन जो है वो काफ़ी सारे काम करने होते हैं, तो उसके अंदर तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़हमत दूंगा। और जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी बहुत। अस्सलाम वालेकुम।